स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे कुछ यहाँ पर रशिया ने मूव्स किया है जो यूएसए को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे यूएसए के खिलाफ ना रूस ने अपना TU-95 बॉम्बर, जो सबसे यहाँ पर एडवांस बॉम्बर माना जा सकता है अभी तक का रशिया का, तो यहाँ पर वो डिप्लॉय कर चुका था यूएसए के खिलाफ। अब देखिए, क्यों ऐसा यहाँ पर यूएसए के खिलाफ रशिया ने बॉम्बर डिप्लॉय किया। यूएसए ने यहाँ पर ऐसा क्या काम किया कि जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया को ये अपना बॉम्बर जो उतारना पड़ा, तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में और ऐसी डिफेंस से जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो आप सभी को मिलती ही रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आर्टिकल आप भी देख ही सकते हैं, द यूरो एशियन टाइम्स का ये आर्टिकल है कि रशिया रिस्पॉन्ड्स विद TU-95 बॉम्बर टू काउंटर यूएस B-52S दैट अप्रोच इट्स बॉर्डर। जी हाँ, बिल्कुल। तो इस न्यूज से आपको पता लग ही गया होगा कि यूएसए ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से रशिया ने यहाँ पर अपना बॉम्बर जो है TU-95 वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। अब देखिए, यहाँ पर पहले यहाँ पर बात आती है यूएस B-52S की। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर पहले जो है वो यूएस का B-52 यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था रशिया के टेरिटरी के अंदर, इन द सेंस कि देखिए, कुछ जोन्स होते हैं ऐसे यहाँ पर पेट्रोलिंग जोन जो है दिखलाते हैं कि कुछ ये जो हिस्सा रहेगा वो रशिया का रहेगा, ये जापान का, ये यूएसए का, ये चाइना का, ये इंडिया का। तो उस जोन के अंदर ना यहाँ पर दूसरा नेशन पेट्रोलिंग नहीं कर सकता। जी हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे कुछ रीजन है जो रशिया के अंडर में पड़ते हैं, तो वहां पर यूएस का जो ये B-52S है वो यहाँ पर दिखा गया था, जिसके बाद ना यहाँ पर रशिया ने तुरंत यहाँ पे एक्शन ली और अपना TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया और कहीं ना कहीं पेट्रोलिंग कर रहा था। अब देखिए, ये बात चालू कहाँ से हुई, तो देखिए ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है यहाँ पर, क्योंकि देखिए 20 मार्च को यहाँ पर जो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट एयर डिफेंस है रशिया का, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, तो उनके रेडार में ना यहाँ पर यूएस के दो यहाँ पर एयरफोर्स दिखे B-52H स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, यूएस के बॉम्बर्स यहाँ पे दिखे रशिया को। जिसके बाद यहाँ पर क्या किया, फटाफट रशिया ने अपना जो डिफेंस मिलिट्री सेटअप था उसको हाई अलर्ट पे कर दिया और कहीं ना कहीं अपना जो TU-95 बॉम्बर था वो उसके अगेंस्ट में डिप्लॉय कर दिया, मतलब पेट्रोलिंग करने लगा। इसके पहले भी हमने 1-to-1 काफी कोलिजन देखा है यूएस और रशिया का, लेकिन ऐसा ये बॉम्बर का कोलिजन हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मुझे ये सब वीडियो जो है आप सभी के लिए बनानी पड़ रही। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या था, तो देखिए यहाँ पर माहौल इसलिए गर्माया क्योंकि देखिए, ये जापान का ऑफिशियल सेल्फ डिफेंस फ्लीट की वेबसाइट है, जहां पर इन्होंने खुद ही बताया कि जापान जो है वो कहीं ना कहीं यूएस बायलैटरल एक्सरसाइज कर रहा था, जापान और यूएस। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो ऐसे यहाँ पर कुछ जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके टेस्ट किए गए थे, रशिया को बताने, नॉर्थ कोरिया को बताने, चाइना को बताने, जो जो यहाँ पर जापान के खिलाफ एग्रेशन दिखा रहा था ना, जैसे चाइना का हो गया, चाइना का यहाँ पर कुछ जापान सी से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, यहाँ पर आइसलैंड की तरफ यहाँ पर रशिया के कुछ एग्रेशन चल रहे हैं, जो कि यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है जापान और रशिया के बीच। और वहां पर सेम किस्सा आता है नॉर्थ कोरिया का, क्योंकि नॉर्थ कोरिया हाल ही में सुर्खियों में रहता है, क्योंकि उन्होंने के देखिए वो ऐसे कुछ बैलिस्टिक मिसाइल फायर करता ही रहता है। तो ये तीनों को ना यहाँ पर काउंटर करने के लिए यहाँ पर यूएस और जापान ने कोलेब्रेशन में आके बायलैटरल एक्सरसाइज की थी, जिसमें यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्ट की थी। अब देखिए, उसी से यह माहौल गर्माया और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है वो हमें ऐसी देखने को मिली कि यहाँ पर रशिया का जो TU-95 बॉम्बर है वो उतारा गया कहीं ना कहीं यूएस के B-52 बॉम्बर के खिलाफ। अब देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है यहाँ पर, इसके पहले भी ना जापान पे कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी एग्रेशन बताते हैं रशिया और चाइना। जैसे कि यही न्यूज देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 चाइनीज रशियन बॉम्बर फ्लाई ओवर वाटर नियर जापान। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना के 4 यहाँ पर बॉम्बर, उसी के साथ रशिया का बॉम्बर यहाँ पर फ्लाई कर रहे थे नियर जापान। अब क्यों? क्योंकि देखिए, जापान जो है वो हाल फिलहाल में हमी को पता है कि कितना यहाँ पर क्लोज हो चुका है यूएसए की। अब जैसे जैसे यहाँ पर ऐसी न्यूज आती है ना कि जापान कहीं ना कहीं टेक फील्ड में, डिफेंस फील्ड में यहाँ पर यूएसए के साथ कोलैबोरेशन कर रहा है, तो इन द फ्यूचर भी ना ये कोई नई बात नहीं होगी कि ऐसे हमें जो न्यूज आर्टिकल्स है वो देखने को मिलेंगे। खैर छोड़े, ये तो कोई पुरानी बात, लेकिन हाल फिलहाल में ना ये बात इसलिए यहाँ पर बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना एक विजिट निकल कर आई थी। जी हाँ, बिल्कुल। रशिया फ्लाई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नियर जापान एज पीएम विजिट यूक्रेन। अब देखिए, ये भी न्यूज आप आर्टिकल देख ही लो कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जापान पीएम यूक्रेन विजिट ओवर शैडो जी पुतिन। अब देखिए, यहाँ पर जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है किशिदा, वो यहाँ पर सीधे पहुंच गए यूक्रेन के कैपिटल कीव में। क्यों? क्योंकि देखिए, एज अ फ्रेंड, एज अ अलाय, यहाँ पर जापान जो है वो जेलेंस्की से मिलने पहुंचे कि क्या चल रही है सिचुएशन, क्या आपको कुछ हेल्प लगती है। देखिए, जापान का इतना डिफेंस बजट है नहीं, लेकिन ऐसे जितने बड़े नेशन का कोई जब प्राइम मिनिस्टर सीधे विजिट देता है ना किसी कंट्री में, तो वैसे भी ये न्यूज जो है वो
काफी निकल कर आती है। और जब यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है और यहाँ पर उसी समय यहाँ पर जब किशिदा ने विजिट दी ना कीव में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया का पारा गर्म हो गया और उन्होंने अपने जो बॉम्बर्स है वो कहीं ना कहीं डिप्लॉय कर दिए जापान की सी में। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी ना रशिया और यूएसए का यहाँ पर कोलिजन हो चुका है। अब ये संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में ना, जैसे देखिए, यूएसए ना अगर यूक्रेन को नाटो ज्वाइन करने की अप्रोच करता और ना ही यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का वार होता। अब देखिए, ये तो हो गया रशिया यूक्रेन की बात। अब सेम हमें ना यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि कैसे यहाँ पर चाइना जो और ताइवान के बीच में जो टेंशन चल रहा है ना, उसमें यहाँ पर यूएसए बढ़ चढ़ कर खुल के यहाँ पर ताइवान का सपोर्ट करने को देख रहा है। अब हमें ये भी देखना होता है कि चाइना और ताइवान के बीच में क्या कुछ होता है या नहीं। अब देखिए, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि यूएसए यहाँ पर बिल्कुल एक एविल का काम कर रहा है, कि जैसे यूएसए ने ना ही यहाँ पर नाटो के लिए अप्रोच किया होता यूक्रेन को तो रशिया यूक्रेन वार नहीं होता। उसी के ठीक यहाँ पर चाइना को अगर काउंटर करना है तो यूएसए जो है ताइवान का इशू रेज ना करे। देखिए, अगर हम जो है वो इशू रेज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऐसे कुछ नेशंस है, रशिया है, चाइना है, बेलारूस है, ये इन द सेंस जो छोटे छोटे नेशन है उसको खा जाएंगे। तो उसी के लिए यहाँ पर यूएसए को ये काम करना पड़ ही रहा है। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि एक दूसरे के बॉम्बर आमने सामने आ जाते हैं, और देखिए ये बाकायदा ना यहाँ पर जब ये इंसिडेंस हुआ था तो यहाँ पर अमेरिका की जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस है उन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करके बताया था कि देखिए, वी हैव ट्रैक एंड आइडेंटिफाई सर्टेनली इंटरसेप्ट 4 रशियन एयरक्राफ्ट लोकेटेड इन द अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन। जी हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने ये भी कहा था कि दिस काइंड ऑफ रशियन एक्टिविटी अराइजेस फ्रॉम रेगुलरली इन द नॉर्थ अमेरिकन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन एंड इट इज नॉट पॉसिबल एज अ थ्रेट और प्रोवोकेशन। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये समझदारी वाली बात की तो थी कि देखिए, हम इसको एज अ थ्रेट बिल्कुल नहीं देख रहे हैं और ना ही हम ये प्रोवोकेशन दे रहे हैं कि रशिया जो है वो यूएसए पे अटैक करेगा तो हम भी जो है वो अपने डिफेंस बेसिस रेडी रखे। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये समझदार व्यक्ति के अनुभव की बात आती है तो इन्होंने ये युद्ध टाल दिया, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर इन द फ्यूचर ऐसा कुछ होता है ना, तो हमें बिल्कुल ही यहाँ पर रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जापान और रशिया का ना काफी दिनों से यहाँ पर इशू चल रहा है। क्या इशू चल रहा है? तो कुरुल आइलैंड को लेकर। क्योंकि देखिए, ये जो ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है यहाँ पर, ये मानता है कि ये रशिया का पार्ट है, लेकिन ये जापान मानता है कि ये जापान का पार्ट है। अब देखिए, यहाँ पर ना एक ट्रीटी बीच में आ जाती है। कौन सी ट्रीटी? तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1855 में यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई थी जापानीज और रशिया के बीच में, जो ये बताती थी कि ट्रीटी ऑफ शिमोदा, कि ये जो कुरुल आइलैंड है ना वो कहीं ना कहीं जापान का पार्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद क्या किया, जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा तो वो कुरुल आइलैंड को यहाँ पर कहीं ना कहीं रशिया ने कब्जा लिया और वहां पर जितने भी जापानी सिटीजन बसे हुए थे उसको धीरे धीरे एक्सकेलेट करना चालू कर दिया। मतलब उनको जापान भेजा गया बिल्कुल, कि देखिए, ये लैंड आपको बिलोंग नहीं करता और आप जापान के हो तो आपको यहाँ पर रहने की कोई भी इजाजत नहीं है। और जो ट्रीटी ऑफ शिमोदा है इसको भी बिल्कुल निग्लेक्ट कर लिया गया था सोवियत यूनियन के थ्रू। क्योंकि देखिए, उस समय कहीं ना कहीं हिरोशिमा और नागासाकी की वजह से भी जापान पीड़ित था। खैर, ये तो चलो एक्सटर्नल मैटर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहां पर कहीं ना आज भी टेंशन काफी राइज है, क्योंकि देखिए, आज भी जापान उसको अपना करारता है और यहाँ पर रशिया उसको अपना करारता है। तो देखिए, ये दोनों के तर्क वितर्क की बात है जो इन द फ्यूचर ऐसा चलते ही रहेगा। लेकिन इन द फ्यूचर हमें ये देखना होता है कि ऐसे कुछ जब सिचुएशंस होते हैं ना, जब आमने सामने दोनों मिलिट्री आ जाती है, तो इसको कहीं ना कहीं हमें इन द फ्यूचर टालना ही होता है। क्योंकि देखिए, वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू सी अनादर वर्ल्ड वार 3। जी हाँ, बिल्कुल। अगर वर्ल्ड वार 3 होता है ना तो सारे देशों को यहाँ पर एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा ही ने मुझे वर्णपूर्ण विश्वास है कि आप सभी को पता लग ही गया होगा कि आखिर मैंने क्यों ये वीडियो बनाया। मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रॉन्ग।